हेलो। हेलो। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? एकदम बढ़िया। गर्मी तो नहीं लग रही है ना? फैन तो नहीं चालू? लगना भी नहीं चाहिए, बहुत मजा आएगा। चलिएगा बेटा, हम लोग बात करेंगे जीएस के बारे में। उम्मीद करता हूँ सुबह से आप 3 क्लास पढ़ चुके हैं और बस थोड़ा सा जानकारी लूंगा, ज्यादा नहीं। आप में से अभी 12th पास कौन है, या अभी 12th के एग्जाम देकर कौन कौन आया है? हो चुका है ना 12th तो पहले ही। हाँ। देखिएगा क्या है कि अगर 12th पास होते हैं तो उन्हें एक दिन में ज्यादा बर्डन तो नहीं हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं बेचारे। तो देखिएगा बेटा, शायद इंग्लिश मैथ और रीजनिंग कंप्लीट हो गया है। कैसा रहा वो बात की बात है, पहले पढ़िएगा। इससे पहले कभी कंपटीशन की प्रिपरेशन किया, खासकर सेल्फ? कभी नहीं? कुछ बोलिएगा, मेरी क्लास में बोल के ही काम चलेगा। क्योंकि बेटा हम एक ऐसा लेंदी सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, ये तीनों सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे तब भी जो सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ वो चलते ही रहेगा। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो लगभग सभी में इक्वल है। परंतु यदि हम डाटा की बात करते हैं तो बहुत सारा डाटा जीएस में, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, साइंस है, करंट है, कंप्यूटर है। और यदि स्टेट तक स्टेट का कोई भी एग्जाम देना है तो फिर एमपीजी के अलग से स्टडी करना होता है। अब इतने सारे पार्टों से मिलकर बेटा एक टॉपिक हमारा बन रहा है जिसे हम लोग जीएस या जनरल स्टडीज या सामान्य अध्ययन के नाम से जानते हैं। लेकिन वजह यह है कि अगर हम लोगों ने जीएस नहीं पढ़ा, जनरल स्टडीज की बात नहीं की, तो किसी भी एग्जाम को क्रैक करना पॉसिबल नहीं है। दूसरा, मैं फर्स्ट डे ही आपके सारे डाउट क्लियर कर दूं बेटा कि यह सिंगल एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम लोगों को हार्ड वर्क ज्यादा करना पड़ता है। लेकिन जैसे कि हम लोग मैथ्स पढ़ते हैं और 25 क्वेश्चन है तो पॉसिबिलिटी है कि 25 में से 25 नंबर लाए जा सकते हैं बेटा। लेकिन जीएस में ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। हम जितना ज्यादा इसे पढ़ेंगे, लेकिन 100% इसके यदि हम क्वेश्चन पुटअप कर पाए, ये पॉसिबिलिटी नहीं दिखाई देती। हाँ, लेकिन ऐसा है कि हम इसे छोड़कर भी किसी भी कंपटीशन को क्रैक नहीं कर सकते बेटा। तो देखिएगा कि आज हमारा जो पहला ही टॉपिक होगा या सब्जेक्ट जो होगा बेटा, हम इंडियन पॉलिटी से इसकी स्टार्टिंग करने वाले हैं। भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ेंगे। और भारतीय संविधान दो रूपों में पढ़ने की बात होती है। एक तो बेटा जब हम पॉलिटी की बात करते हैं या संविधान की बात कर रहे होते हैं तो इसमें पहला रीजन होता है कि हम लोगों को कोई एग्जाम क्रैक करना है। और दूसरा है बेटा इसका कि एग्जाम को अगर हम साइड से रख दे तो पॉलिटी वो सब्जेक्ट है जो लाइफ टाइम हमारे लिए जरूरी है। भले ही हम सिलेक्टेड हो ना हो, हम किसी गवर्नमेंट जॉब में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, हम इंडियन सिटीजन्स तो हैं, भारतीय नागरिक तो हैं। हम लोगों को अपने राइट्स, फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या हैं, लीगल राइट्स क्या हैं, यानी हमारे कानूनी अधिकार क्या है, ये हम सभी को पता होना चाहिए। तो ये हमारी लाइफ में हर समय काम आने वाला एक सब्जेक्ट है बेटा। एग्जाम में तो आना ही आना है। अदर लाइफ में जब भी कोई हमसे बात करता है तो एक क्वेश्चन जरूर करता है, यार आप पढ़े लिखे दिख रहे हो। क्या पढ़े लिखे कहीं हमारे चेहरे पर लिखा होता है दोस्त? नहीं। बल्कि हम लोगों के बीच में जब कम्युनिकेशन होता है, संचार होता है, बातचीत करते हैं हम लोगों से, तो वो उससे हमारा स्टैंडर्ड मैच करते हैं और उन्हें लगता है कि ये वेल एजुकेटेड पर्सन है, ये पढ़ा लिखा व्यक्ति है। अगर हम इससे किसी भी विषय पर कोई भी बात कर रहे हैं या कोई चर्चा करते हैं या हम किसी भी प्रकार का डिसीजन की बात करते हैं तो ऐसा माना जाता है, एक्सपेक्टेशंस किया जाता है कि ये डिसीजन बेहतर ले सकता है क्योंकि यह पढ़ा लिखा व्यक्ति है। और जब हम एजुकेटेड होते हैं बेटा तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रहती है वो ज्यादा हो जाती है। क्योंकि ये तो रूल आप भी अच्छे से जानते हैं कि अगर हमें किसी को समझाना है तो हम किसे समझाएंगे? जो पढ़ा लिखा होगा बेटा। अगर मान लीजिएगा एक ऐसा ही है, अनएजुकेटेड है, बेकार का व्यक्ति है, और एक एजुकेटेड पर्सन है आप में से कोई भी, और मानते हैं कि बहुत सारे रॉन्ग गलतियां थॉट उसके रहे हों, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप भी उसके इक्वल बहस करने लगे, जैसे उसने गालियां दी आपने भी देना शुरू कर दी, अगर कोई थर्ड पर्सन आपके बीच में आएगा तो वो दोनों के चेहरे देखकर आपसे बात करेगा। आपसे क्या कहेगा? अरे बेटा तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो?
नहीं अंकल, गलती इनकी है। वो कहते हैं मैं जानता हूं कि गलती उसकी है, लेकिन तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? अंकल गलती उसकी है तो मैं क्या कर सकता हूं? नहीं, तुम पढ़े लिखे व्यक्ति हो। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी ज्यादा होती है बेटा? एक एजुकेटेड पर्सन की, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है। और लोग समझाएंगे किसे? जो पढ़ा लिखा समझदार होगा। या सीधा कह सकते हैं बेटा, जो समझ सकता है केवल उसी को समझाया जाता है, और जो समझना ही नहीं चाहता उसे कभी कोई समझाने वाला नहीं होता है। तो आप एसएससी, बैंकिंग, एसआई जो भी आप एग्जाम देते हैं, एक कॉमन सब्जेक्ट होता है बेटा इंडियन पॉलिटी, जो हमारे यहाँ अगर चपरासी से लेकर यूपीएससी तक के हम किसी भी एग्जाम की बात करते हैं तो सभी में कॉमन है। और सबसे अच्छी बात तो ये होती है कि बेटा ये सब्जेक्ट चेंज नहीं होता। आज हम जो पढ़ेंगे अगले 10 साल बाद भी वही पढ़ेंगे। अब इसमें अगर चेंजिंग क्या होती है, तो जैसे मान लीजिएगा कोई न्यू लॉ बना, कोई नया कानून बना, तो केवल उसमें जो अमेंडमेंट होगा बेटा, जो संशोधन होगा, तो केवल एक नया फैक्ट उसमें ऐड हो जाएगा कि इस ईयर में ए वाला अमेंडमेंट हुआ है और इसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में इस वाले पार्ट में ए चेंजिंग हमें देखने को मिला है। जैसे कि अभी आप लोग शायद स्टार्टिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन साथ ही साथ न्यूज पर ध्यान तो चला ही जाता है। कभी न्यूज पेपर देख लिया, कभी मोबाइल पर न्यूज आ गया। तो आजकल आप 2-3 दिन से देख रहे होंगे वक्फ बोर्ड वाला जो बिल पास हुआ है बेटा, ये 3 दिन में बिल बन गया। अब जो वक्फ बोर्ड बिल पास हुआ है, ये पास किसने किया है? पार्लियामेंट यानी हमारी इंडियन संसद के द्वारा बेटा, हमारी इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा, भारतीय संसद के द्वारा। सबसे पहले लोअर हाउस यानी लोकसभा से पास हुआ, उसके बाद हमारे अपर हाउस यानी राज्यसभा से पास हुआ, और फिर आप जानते हैं कि संडे को हमारे प्रेसिडेंट जो हैं द्रौपदी मुर्मू जी ने, उन्होंने सिग्नेचर कर दिया और यह एक एक्ट बन गया, एक लॉ बन गया, एक कानून के रूप में कन्वर्ट हो गया। लेकिन सर एक कानून बन गया है तो क्या ये कानून इंप्लीमेंट हो चुका है, लागू हो चुका है? तो नहीं बेटा। देखिएगा, दो चीजें होती है कि प्रेसिडेंट के सिग्नेचर करने से कोई भी बिल कानून बन जाता है। बिल क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। लेकिन अब गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि अब वो उसे कब से लागू करेगी, कब से इंप्लीमेंट करेगी, और एग्जाम में सारे क्वेश्चंस बनना शुरू हो जाएंगे बेटा। अगर आप बात करेंगे तो थर्सडे यानी आज कितनी डेट है हमारी? 7। तो थर्सडे लगभग 3 के आसपास होना चाहिए, 3 तारीख, 4, 5, 6 या 4 तारीख के आसपास। तो थर्सडे को बेटा लोअर हाउस से बिल पास हुआ, ठीक है। फ्राइडे को अपर हाउस से पास हुआ, सैटरडे इन्होंने ऑफ रखा, और संडे को प्रेसिडेंट ने उसे सिग्नेचर कर दिया। तो एग्जाम में तीनों क्वेश्चन आ सकते हैं कि वक्फ बोर्ड बिल हमारी पार्लियामेंट में कब पेश किया गया। तो पार्लियामेंट के लोअर हाउस में हमारे थर्सडे को आया, डेट 4 तारीख होनी चाहिए बेटा। 5 तारीख को हमारे अपर हाउस से पास हुआ, 6 तारीख को छुट्टी रख दिया, या 6 तारीख को संडे था तो 3 तारीख लगा लीजिएगा, डेट जो मेंशन कर लेंगे, और हमारे यहाँ बिल बन गया बेटा। लेकिन क्या वो इंडिया में अभी लागू हुआ? नहीं। अब ये डिपेंड करेगा बेटा हमारी गवर्नमेंट के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेटिव के ऊपर। अब इसे जिस डेट से इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा उस दिन से यह बिल कानून के रूप में पूरे भारत में लागू हो जाएगा। इसकी नॉलेज हमारे साथ साथ बेटा उन सभी सिटीजन्स को भी है जो रोजाना न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, या जो पॉलिटिक्स से अपना रिलेशंस रखते हैं, या केवल नॉलेज के लिए पढ़ते हैं। अगर हम उनसे भी चर्चा करेंगे तब भी वो हमें वक्फ बोर्ड बिल के विषय में जानकारी दे देंगे। यही बेटा हमारे एग्जाम में बन जाता है, और यही लाइफ में हमारे यहाँ जो करेंट्स है उससे रिलेटेड हो जाता है, और हमारे देश दुनिया में, हमारे देश में क्या चल रहा है, हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, उससे आसानी से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो नॉलेज के लिए इसीलिए मैं कहता हूं कि हम जिस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं बेटा जनरल स्टडीज में, जो हमारा पॉलिटी है या फिर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन से है, एक ही बात है। और इसे पढ़ने के लिए हमें एग्जाम के साथ साथ लाइफ में एक अच्छा सिटीजन्स बनना भी सीखना है, अपने अधिकारों के प्रति सचेत होने के लिए, जानकारी रखने के लिए, जिससे कोई हमारे साथ मिसबिहेवियर ना कर सके, हमारा मिसयूज ना कर सके। ये सारी चीजें हमें कहां से सीखने को मिलती हैं? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। अब यहीं से अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूं कि बेटा कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान क्या है? तो किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी देश के लिए बेटा एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट्स है जिसमें उस देश को चलाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं या दिए जाते हैं, उसी को हम संविधान या पॉलिटी के नाम से जानते हैं। लीगल डॉक्यूमेंट्स क्यों कहा हमने? कानूनी हमारे पास जो पत्र हैं या कानूनी जो डॉक्यूमेंट्स हैं बेटा, उनके अंदर राइटिंग फॉर्मेट में जो कुछ लिखा है वो क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशंस है।
नियम एवं विनियम हैं जो किसी देश को, किसी कंट्री को चलाने के लिए उल्लेखित किया जाता है, उसी को हम संविधान कहते हैं। जैसे कि आज आपसे पूछे हम किससे चल रहे हैं, भाई हम में से कोई लॉ के बाहर है, कानून के बाहर है क्या? नहीं, हम सभी कानून, और कानून में क्या लिखा है बेटा? रूल्स है, रेगुलेशंस है, नियम है, विनियम है, हम उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं और उसी को बेस बनाकर अपनी लाइफ को आगे। आज हमारे साथ कोई प्रॉब्लम होती है, हम सीधा कहां जाते हैं? नहीं, मैं थाने चला जाऊंगा, एफआईआर करवाऊंगा बेटा, रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगा। यार पुलिस वाले तो सुनते ही नहीं है, कोई बात नहीं, मैं कहां चला जाऊंगा? कोर्ट चला जाऊंगा बेटा। अब कोर्ट का जो प्रोविजन है, जो पुलिस का प्रोविजन है बेटा, ये सभी हमें कहां से प्राप्त हो रहे हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से मिल रहा है, हमारे फंडामेंटल राइट्स। नहीं सर, ये मेरा अधिकार है, मैं देश में कहीं भी घूमने जा सकता हूं, मैं कोई भी बिजनेस कर सकता हूं। सर ये राइट्स आपको कहां से प्राप्त हुए हैं? कॉन्स्टिट्यूशन से प्राप्त हुए हैं। लेकिन क्या मान लीजिएगा हम कंपटीशन की प्रिपरेशन नहीं कर रहे होते बेटा, तो क्या हमें इन रूल्स एंड रेगुलेशंस की, इन राइट्स की, इन फंडामेंटल राइट्स या फंडामेंटल ड्यूटीज की नीड्स नहीं होती? बिल्कुल होती है। हम अपने आप को कहते हैं कि हम स्वतंत्र नागरिक हैं। कैसे हैं? हमें ये राइट्स कहां से मिला है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है बेटा। हमारे ऊपर अगर कोई इंस्ट्रक्शन लगाया गया है तो वो भी कहां से लगाया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन से। यार हम किसी गलत रास्ते पर नहीं जाना चाहते। क्यों? क्योंकि हम इलीगल, किसी भी इलीगल बेटा कार्य में, या इलीगल ऐसा कोई प्रावधान है, या फिर ऐसा कोई गलत कार्य नहीं कर सकते जो संविधान के बाहर हो या कानून के बाहर होता है। हम भी जानते हैं और आप भी अगर ऐसा कुछ करेंगे तो पुलिस तत्काल हमें पकड़ लेगी। तो देखिएगा आज की क्लासेस हमारी जो रहेगी वो बेसिक्स रहेगी। इसमें 2 पॉइंटों पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। पहला पॉइंट होता है बेटा लैंग्वेज को लेकर, भाषा को लेकर। जब एक स्टूडेंट और एक टीचर के बीच में अगर कम्युनिकेशन में कहीं मिस कम्युनिकेशन हो रहा है तो टॉपिक कितना भी अच्छे से पढ़ाया जाए या पढ़ा जाए, मिस कम्युनिकेशन का मतलब तो आप समझ ही सकते हैं कि फिर ना मैंने कुछ आपको पढ़ाया और ना ही आपने कुछ सीखा है बेटा। तो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें भाषा पर पकड़ बनानी होती है। अगर भाषा क्लियर है, देखिएगा टॉपिक समझ में तब आता है जब भाषा समझ में आती है। भाषा का मतलब हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी से नहीं लिया जाता बेटा। हम जब बातचीत करते हैं, अब मैंने आपसे कोई शब्द कहा, आपको यदि वो सुनने में अच्छा लगा या उसका मीनिंग्स आपको समझ में आया तो इसका मतलब है कि टॉपिक क्लियर हो सकता है। अब मैंने कुछ बोला जैसे लेमड़ा, आज तक किसी को समझ में आया बाहुबली के जो विलन था उसकी लैंग्वेज क्या थी? हम हंसते रहे और वो बोलता रहा, वो बड़ा क्रिमिनल सा बन के आया था, 1 लाख की सेना लेकर आया बेटा। आज तक किसी को समझ में आया उसका मीनिंग्स क्या है? हाँ सुन लिया, सुनने में बेहतर लगा, लेकिन अर्थ ही नहीं पता। चलो वो तो मूवी थी सर, अगर यहां भी ऐसा ही हो गया तो हमारी मूवी बन जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। मूवी ही है, लोग जीवन भर ताने मारते रहेंगे, ओ कलेक्टर बनने गए थे, क्या हुआ? इस शब्द से बचना है तो सबसे पहले भाषा पर पकड़ बनाना शुरू करेंगे बेटा। और भाषा यदि क्लियर हो गई तो टॉपिक और इजीली क्लियर हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिएगा हम शुरुआत करते हैं बेटा अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस की। तो सबसे पहले ही हम बात करेंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशंस को डायरेक्टली स्टार्ट ना करते हुए बल्कि हम लोग बेटा इसका संवैधानिक विकास या हिस्टोरिकल डेवलपमेंट से इसकी शुरुआत करेंगे। ऐतिहासिक विकास से इसको उठाएंगे बेटा कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट किस बेस पर देखने को मिला है। तो 2 पार्टों में हम या 2 फेज में इसे डिवाइड करके कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की चर्चाएं शुरू करेंगे। तो सबसे पहले ही हम शुरुआत करेंगे बेटा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। संवैधानिक विकास क्या होता है बेटा? संवैधानिक विकास। तो देखिएगा अब संवैधानिक विकास हम किस कॉन्स्टिट्यूशंस की बात कर रहे हैं बेटा? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस की। तो हम इसे क्या कह सकते हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस या भारत का संवैधानिक विकास। किसका? भारत का संवैधानिक विकास। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस का जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के विषय में बात कर रहे हैं तो बेटा हम इसे 2 फेसेस में बात करेंगे। कितने फेस में? 2 फेस में। 2 फेस क्यों रखा गया है तो इसका मीनिंग समझिएगा। 2 प्रकार से अध्ययन करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम बेटा इसमें पढ़ने वाले हैं, जैसे हम पढ़ेंगे कंपनी एक्ट। कंपनी एक्ट, और कंपनी एक्ट में जहां से हम स्टार्टिंग करेंगे वो होगा 1773 से लेकर बेटा
टू 1858 तक। देखिएगा कंपनी एक्ट क्यों कहा गया तो समझिएगा। अब इसके लिए थोड़ा सा कहानी सुनिएगा। आप लोग जानते हैं कि जब आप मेडिवल हिस्ट्री कभी आपने पढ़ा होगा, मध्यकालीन भारत का इतिहास, और उसके बाद आपने मॉडर्न हिस्ट्री की स्टार्टिंग की होगी, आधुनिक भारत का इतिहास, और आधुनिक भारत में आपने यूरोपीय कंपनीज के विषय में पढ़ा होगा। डायरेक्टली ऐसा तो नहीं था कि ब्रिटिशर्स इंडिया में आए और उन्होंने इंडिया के ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया और इंडिया को अपना डोमिनियन बना लिया, गुलाम बना लिया, ऐसा तो नहीं हुआ होगा बेटा। स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे, क्योंकि इनका जो स्टार्टिंग में मोटिव था वो तो केवल और केवल बिजनेस था, व्यापार था, कॉमर्शियल मामलों के लिए इंडिया में आए थे, ना कि इंडिया को अपने कंट्रोल में लेने के लिए आए थे, अधिकार में लेने के लिए नहीं आए बेटा। तो स्टार्टिंग में जो कंपनियों का शासन रहा और धीरे धीरे जो कंपनी एक्ट से कंपनी जो शासन थे बेटा, धीरे धीरे कंपनी एक्ट के ऊपर ब्रिटिश कंपनी का, यानी ब्रिटिश जो है बेटा हमारा, ब्रिटेन का अधिकार होने लगा, या ब्रिटिश कंट्री का कंट्रोल इसके ऊपर होने लगा। तो फर्स्ट फेज में तो हम केवल कंपनी एक्टों की बात करेंगे, और कंपनी एक्ट को खत्म करने के बाद फिर हमारे इंडिया के ऊपर बेटा ब्रिटिश रूल्स जो रहेंगे वो इंप्लीमेंट हो जाएंगे, और उसके बाद फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा डायरेक्टली हमारी इंडिया को अपना डोमिनियन बनाकर उस पर शासन किया जाएगा। तो फर्स्ट फेज किसका होगा? केवल कंपनियों का होगा। और सेकेंड फेज में हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करने वाले हैं, तो हम उसे कहेंगे रूल्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये टाइमिंग होगी बेटा 1858 से लेकर 1947 तक। कब से कब तक पढ़ेंगे? रूल्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, या ब्रिटिश गवर्नमेंट की जगह हम इस समय जोड़ सकते थे ब्रिटिश क्राउन बेटा, क्योंकि वहां ब्रिटिश क्राउन, यानी आप जानते हैं कि ब्रिटेन में महाराज का शासन चलता है। किसका? राजाओं का, किंग का शासन होता है, क्राउन का शासन होता है, राजाओं का शासन होता है। तो हम कह सकते हैं रूल्स ऑफ ब्रिटिश क्राउन। और ब्रिटिश क्राउन के जो रूल्स इंडिया के ऊपर इंप्लीमेंट होंगे वो 1858 से लेकर 1947 तक, यानी 1858 से लेकर 1947 तक। और 1947 में हम क्या हो जाएंगे? आजाद हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे, फ्रीडम हम लोगों को मिल जाएगी बेटा। और इसी के साथ साथ हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण है, संविधान का जो निर्माण है बेटा, उसकी शुरुआत हो जाएगी। तो संविधान के निर्माण की शुरुआत तो बेटा 1946-47 के टाइम पीरियड में होगी, लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले हमें कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के विषय में बात करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक हमें उसका बेसिक नहीं पता बेटा, डायरेक्टली हम संविधान का निर्माण नहीं कर सकते। जबकि बेटा याद रखना, संविधान में क्वेश्चन यहीं से शुरुआत हो जाती है, कंपनी एक्ट से। अब इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी सुनिएगा, याद कुछ नहीं करना है, ये केवल बेसिक है आज का। और इसके साथ साथ जैसे ही हम कंपनी एक्ट 1773 से शुरुआत करेंगे तो संविधान की शुरुआत हो जाएगी। एक कहानी पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, इस पर वापस आते हैं अभी हम लोग। ये है हमारा इंडिया बेटा, और बहुत सारी यूरोपीय कंपनी जो थी वो इंडिया में आई। जैसे कि फर्स्ट में पुर्तगाली आए बेटा, सेकेंड टाइम में हम देखेंगे तो हमारे यहाँ डेनिश आए, थर्ड में हम डेनिश यानी डच लोग आए, फ्रांसीसी आए और ब्रिटिश आए। 4 लोग भारत में आए बेटा। और सबसे पहले आने वाले लोग जो थे वो 1498 में पुर्तगाली लोग इंडिया आए थे, जिनका नाम आपने सुना होगा कि भारत की खोज का श्रेय पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा को जाता है। 1498 में 1498 में बेटा वास्को डी गामा केरल के काजीकोड या कोझिकोड बंदरगाह जो है, वो पोर्ट जो है, उस पर वह पहुंचा था। तो पुर्तगाली बहुत पहले आए, लेकिन ब्रिटिश जो इंडिया में आए थे बेटा वो सन 1600 में आए थे। ब्रिटिश कंपनी कब आई इंडिया में? 1600 में आई थी। फ्रांसीसी आए 1664 में बेटा, हमारे यहाँ फ्रांसीसी आए, और ऐसे काफी कंपनियां हमारे इंडिया में आई। लेकिन ब्रिटिश बेटा इंडिया में आए, और ब्रिटिश ने सबसे पहला अपना सेंटर या अपना केंद्र या अपना एरिया जो था वो किसे चयन किया बेटा? तो यहां पर है हमारा बंगाल। कौन सा बेल्ट है? बंगाल। देखो बेटा, आज आप लोग जिसे बंगाल कहते हैं, ये उस समय बेटा बंगाल कहलाता था, लेकिन आज आप इसे वेस्ट बंगाल कहते हैं, पश्चिम बंगाल। उस समय ये बंगाल था, और बंगाल छोटा मोटा एरिया नहीं था। आज का वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड और प्रेजेंट की जो कंट्री है बांग्लादेश बेटा, इस पूरे बेल्ट को मिलाकर इसे बंगाल कहा जाता था। यानी बांग्लादेश, हमारा वेस्ट बंगाल, हमारा बिहार, हमारा उड़ीसा और हमारा झारखंड स्टेट,
इन सभी से मिलकर जो बेल्ट बनता था उसे हम लोग क्या कहते थे बेटा? वंगाल कहते थे। क्या कहा जाता था? वंगाल। ये वंगाल हुआ करता था और सबसे पहले ब्रिटिश ने जिस पर कंट्रोल किया बेटा वो कौन सा बेल्ट है? वंगाल ही है। किस पर कंट्रोल करेंगे? वंगाल के ऊपर। अब इस पर कंट्रोल कैसे होगा तो वो इंडियन हिस्ट्री की बात है, इसलिए मैंने कहा स्टोरी बताता हूं जिससे कुछ चीजें क्लियर रहेंगी और पढ़ना इजी हो जाएगा बेटा। बंगाल में चेंजिंग तब आता है बेटा जब टाइमिंग होता है 1756 के आसपास। कौन सा टाइमिंग था? 1756 के समय में बंगाल की जो राजनीति थी, जो पॉलिटिक्स सिस्टम था बेटा, जो राजनीतिक व्यवस्था थी, उसमें बहुत सारे चेंजिंग आना शुरू हुए और बंगाल में हमें एक नया किंग मिल गया। उनका नाम था सिराजुद्दौला। ये आपने 8वीं 10वीं से पढ़ा होगा। कौन थे? सिराजुद्दौला हुआ करते थे और जब वह बंगाल के किंग यानी नवाब बने तो इन्हीं के फैमिली मेंबर, इन्हीं के सपोर्टरों ने बेटा इनका विरोध करना शुरू कर दिया। जैसे प्रमुख थी घसीटी बेगम, मीर जाफर, मीर कासिम और भी बंगाल के जो धनी सेठ हुआ करते थे, नगर सेठ जिन्हें कहते थे, रिचमैन होते थे उस सिटीज के बेटा, ये कोई नहीं चाहता था कि सिराजुद्दौला बंगाल का किंग बने, राजा बने। लेकिन जैसे ही सिराजुद्दौला बंगाल के राजा तो बन गए बेटा, अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि इनका विरोध करने वाले शुरू हो गए और सिराजुद्दौला के खिलाफ ब्रिटिश कंपनी ने भी अपना काम करना शुरू कर दिया। सिराजुद्दौला के टाइम पीरियड में बेटा पोर्ट विलियम, जिसे आप लोग कोलकाता सिटीज कहते हो, कोलकाता में क्या बनाया गया? पोर्ट विलियम की स्थापना की गई और पोर्ट विलियम के ऊपर कंट्रोल कर लिया ब्रिटिश कंपनी ने। तो सिराजुद्दौला ने भी अपना अल्टीमेट जारी कर दिया कि आफ्टर 24 हावर्स यानी 24 घंटे के बाद तक या 48 घंटे के अंदर या अंडर 24 हावर्स आपको पोर्ट विलियम को खाली करके जाना होगा। लेकिन ब्रिटिश ने बेटा सिराजुद्दौला के ऊपर ध्यान नहीं दिया। इससे प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो गई कि सिराजुद्दौला ने, आप लोगों ने पढ़ा होगा ब्लैक ट्रेजरी बेटा, काल कोठरी की घटना। ब्लैक ट्रेजरी जिसमें 146 बेटा जो इंग्लिश थे, अंग्रेज हुआ करते थे, उन्हें 10 बाई 10 के रूम में, कितने बाई कितने के? 10 बाई 10 के रूम में, 10 बाई 10 के रूम में 146 मेंबर्स को या पीपुल्स को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया। आफ्टर 24 हावर्स बाद जब उसे ओपन किया गया तो उसमें से बेटा 123 लोगों की डेथ हो चुकी थी और इसी रीजन की वजह से इस घटना को बेटा ब्लैक ट्रेजरी के नाम से या काल कोठरी की घटना के नाम से जाना गया। अब इससे ब्रिटिश को तो प्रॉब्लम हो ही गई, तो इन्होंने सिराजुद्दौला के खिलाफ बेटा एक वॉर लड़ा जो आपने पढ़ा होगा 1757 का बेटा, जिसे प्लासी का वॉर कहा जाता है। प्लासी का युद्ध 1757 में सिराजुद्दौला चले गए बेटा, मीर जाफर राजा बन गया। मीर जाफर को 2 साल बाद हटा दिया तो मीर कासिम बन गया, फिर मीर कासिम को हटा दिया, फिर से मीर जाफर को गद्दी पर बैठा दिया। तो इतिहास में बड़ा डिटेल में पढ़ा जाता है। और धीरे धीरे इन्होंने क्या किया बेटा कि ईयर था 1765, क्योंकि इससे पहले 1764 में एक वॉर और होगा जो आपने सुना होगा 100%, जिसे बक्सर के वॉर के नाम से, बक्सर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। बक्सर के वॉर के बाद ही बेटा पूरे बंगाल पर 100% कंट्रोल जो था वो ब्रिटिश कंपनी का हो गया। और इस समय ब्रिटिश कंपनी का, जो ब्रिटिश कंपनी हुआ करती थी बेटा, उसके गवर्नर के रूप में जो था उनका नाम था लॉर्ड क्लाइव। कौन हुआ करते थे? लॉर्ड क्लाइव। और 1765 में बंगाल के नवाब यानी किंग और ब्रिटिश के बीच में एक संधि, एक समझौता हो गया बेटा, जिसके तहत बंगाल का राजा जो होगा वो तो बंगाल का बेटा जो जेनेटिक्स राजा होगा, पारिवारिक होगा, उन्हीं के बाद उसी को बिठाएंगे। लेकिन बंगाल में रेवेन्यू जनरेट करना या रेवेन्यू को वसूल करना, राजस्व को वसूल करने का अधिकार जो था वो ब्रिटिश कंपनी के पास आ गया। किसके पास आ गया? ब्रिटिश कंपनी के पास। सर सोचिएगा, अगर हमारे को रेवेन्यू लेने का, टैक्स लेने का, लोगों से पैसा वसूल करने का अधिकार मिल जाए तो इसका मतलब है कि पावरफुल तो हम ही हैं। लेकिन सर फिर क्वेश्चन आता है कि यहां का राजा इन्हीं की फैमिली मेंबर्स को क्यों बनाया? बेटा हमेशा पॉलिटिक्स होती क्या है जो आसानी से किसी के समझ में ना आए। अगर मान लीजिएगा ब्रिटिश डायरेक्टली पूरे बंगाल के ऊपर अपना कंट्रोल कर लेते तो यहां के पीपुल्स में आक्रोश पैदा हो जाता, गुस्सा आ जाता कि एक तो उनका राजा हटा दिया और गुस्से की वजह से ब्रिटिश को यहां पर लॉस हो सकता था। तो उन्होंने जनता का सपोर्ट लेने के लिए राजा तो बना दिया, किसे? जो इनके खानदान का था, राजाओं का वंशज था,
उन्हीं की फैमिली मेंबर्स का जो था बेटा, उसे तो किंग बना दिया, नाम था नजमुद्दौला खान। क्या नाम था? नजमुद्दौला। वो राजा तो बन गए बेटा, लेकिन ब्रिटेन ने बंगाल के ऊपर अपना कंप्लीटली कंट्रोल कर लिया। अब यहीं से क्वेश्चन बनना शुरू होता है पहला, कि बंगाल का फर्स्ट गवर्नर कौन था? गवर्नर कौन था बेटा? तो याद रखिएगा, बंगाल का फर्स्ट गवर्नर कौन होगा? लॉर्ड क्लाइव। बेटा यहां पर कंफ्यूज मत होना, आगे चल के प्रॉब्लम होगी। जब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि बंगाल का गवर्नर, मैंने इसमें गवर्नर जनरल नहीं जोड़ा अभी तक। अगर मैं केवल क्वेश्चन है बंगाल का गवर्नर, तो बंगाल का गवर्नर कौन होगा? लॉर्ड क्लाइव बनाए गए। और लॉर्ड क्लाइव ने बेटा बंगाल का गवर्नर बनते ही बंगाल में ड्यूल गवर्नेंस की स्टार्टिंग कर दी। ड्यूल गवर्नेंस जिसे हम लोग कह सकते हैं दोहरा शासन। ड्यूल गवर्नेंस, दोहरा शासन। सर ड्यूल गवर्नेंस कैसे हुआ? एक तो बेटा यहाँ के राजा का शासन हो गया, और दूसरा जब राजस्व को वसूल करने का अधिकार, रेवेन्यू प्राप्त करने का अधिकार किसे प्राप्त हो गया? ब्रिटिश कंपनी को हो गया बेटा। तो यहां पर बेटा बंगाल के राजा का भी शासन शुरू हुआ और कंपनी का भी शासन जो था वो स्टार्ट हो गया। और किसी एक ही स्थान पर दो लोगों का यदि कंट्रोल होगा बेटा, तो हम उसे ड्यूल गवर्नेंस या दोहरे शासन व्यवस्था के नाम से जानते हैं। तो 1765 तक बेटा बंगाल का जो गवर्नर बना वो लॉर्ड क्लाइव हुए, और इन्हीं के द्वारा बंगाल में ड्यूल गवर्नेंस की स्टार्टिंग कर दी, और कंपनी को बेटा इंडिया में एस्टेब्लिश कर दिया गया, कंपनी को स्थायित्व देने का काम शुरू कर दिया। अगर कभी क्वेश्चन आता है कि इंडिया में कंपनी की शुरुआत कहां से हुई, तो बंगाल से होगी बेटा। कहां से? बंगाल से, क्योंकि सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने किस पर कंट्रोल किया है? बंगाल के ऊपर कंट्रोल किया। सर इन्होंने बंगाल पर क्यों किया? क्योंकि ये इंडिया का सबसे ज्यादा रिच बेल्ट हुआ करता था, धनी प्रांत। और दूसरा था ब्रिटिशर्स के लिए बेटा आने जाने का, क्योंकि एंट्री कहां से होती थी ब्रिटिशर्स की? ईस्ट वाले पार्ट से। तो उनके लिए तो ये सबसे सुगम मार्ग था, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्यों नहीं थी? क्योंकि इधर बहुत सारा बेटा, एक तो वे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, और यहां से बेटा इन्हें रॉ मटेरियल को इंडिया से ब्रिटेन ले जाने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। और कैसे इन्होंने पूरे इंडिया पर कंट्रोल किया, तो आगे चलेंगे और उस पर हम चर्चाएं करते रहेंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य है केवल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए, इंडियन हिस्ट्री हमारा अभी पार्ट नहीं है। तो अब यहीं से 1765 में कौन सा संधि हुआ बेटा? इलाहाबाद का समझौता हुआ, जिसके तहत लॉर्ड क्लाइव को बंगाल में रेवेन्यू प्राप्त करने का राइट प्राप्त हो गया, और लॉर्ड क्लाइव जो थे वो बंगाल के फर्स्ट गवर्नर बन गए बेटा। लेकिन उसके बाद कंपनी एक्ट की शुरुआत की गई बेटा। कौन से एक्ट आए? कंपनी एक्ट। क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या थे? कंपनी एक्ट। और इंडिया में सबसे पहला कंपनी एक्ट जो बनाया गया बेटा, उस कंपनी एक्ट का नाम है हमारे लिए, फर्स्ट वाला जो बनेगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 बेटा। कौन सा एक्ट बना? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब जो रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, तो हमेशा याद रखना, कई बार एग्जाम में आता है कि रेगुलेटिंग एक्ट, तो इसे हम कंपनी एक्ट के नाम से जानते हैं, क्योंकि जितने भी एक्ट होंगे वो सभी कंपनी एक्ट में होंगे। और कंपनी एक्ट कब से कब तक चलेगा बेटा? तो 1773 से लेकर 1858 तक। और हमारा सबसे पहला एक्ट कौन सा है? तो उसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या है बेटा, इस पर फोकस कीजिएगा। 2-3 पॉइंटों की बात होगी इसमें, इंपोर्टेंट जो हमारे लिए है। फर्स्ट, रेगुलेटिंग एक्ट के अकॉर्डिंग या रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार बेटा सबसे पहला काम ब्रिटिशर्स ने किया कि उन्होंने सामान्यतः बंगाल के ऊपर कंपनी के शासन को स्थापित कर दिया। किसके गवर्नेंस को लागू किया? कंपनी के गवर्नेंस को, या एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसे इन्होंने यहां पर इंप्लीमेंट कर दिया। और इसमें सबसे अच्छा काम इन्होंने किया बेटा कि इस समय इंडिया में 3 प्रेसिडेंसी थी बेटा। 3 प्रेसिडेंसी का मतलब 3 रियासतें थी जहां पर गवर्नर बनाए जाते थे। इन 3 प्रेसिडेंसी में हम नाम लेते हैं बेटा, एक तो हमारा बंगाल हो गया। कौन सा हो गया? बंगाल। सेकंड हो जाएगा बेटा मद्रास, और थर्ड हो जाएगा बेटा हमारा बॉम्बे। इंडिया में स्टार्टिंग में कितनी प्रेसिडेंसी हुई? 3 प्रेसिडेंसी हुई। उन तीनों प्रेसिडेंसी में क्या होता था? एक एक गवर्नर होता था बेटा, एक एक गवर्नर
हुआ करता था, लेकिन इन्हें गवर्नर जनरल नहीं कहते थे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सबसे पहले जो बंगाल प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, बंगाल प्रेसिडेंसी के अंडर में मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को शामिल किया गया। कहने का मतलब अभी तक 1773 से पहले इंडिया में बंगाल, मद्रास और बॉम्बे तीनों ही प्रेसिडेंसी जो थी बेटा वो इंडिपेंडेंट थी, स्वतंत्र थी, और यहाँ के जो गवर्नर हुआ करते थे, यहाँ के गवर्नर को अपनी अपनी प्रेसिडेंसी के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने का राइट्स था, लॉ बनाने का अधिकार था, या किसी भी प्रकार का डिसीजन लेने का राइट्स हुआ करता था। लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के आने के बाद अब मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को किसके अंडर में कर दिया बेटा? बंगाल प्रेसिडेंसी के अंडर में लाया गया। अब अंडर कंट्रोल किसका होने लगा? बंगाल प्रेसिडेंसी का। इसका मतलब है कि मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर कोई भी डिसीजन लेने से पहले इन्हें अपना प्रपोजल किसके पास भेजना पड़ेगा? बंगाल गवर्नर के पास बेटा। किसके पास भेजना पड़ेगा? बंगाल गवर्नर के पास। और याद रखिएगा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत अब बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ध्यान रखना, फिर से फोकस करना। अभी तक हम इसे क्या कहते थे? बंगाल का गवर्नर। लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत अब बंगाल का गवर्नर कौन बन गया? बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया बेटा। अब फिर क्वेश्चन बनता है, सर बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था बेटा? कंफ्यूज मत होना। अब मैं क्वेश्चन पूछूं, बंगाल का फर्स्ट गवर्नर कौन था बेटा? लॉर्ड क्लाइव, बंगाल का फर्स्ट गवर्नर। अब मैं आपसे क्वेश्चन कर सकता हूं कि बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखिएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स बेटा। तो याद रखिएगा, बंगाल के फर्स्ट जो गवर्नर जनरल है वॉरेन हेस्टिंग्स है बेटा। किसे बनाया गया? वॉरेन हेस्टिंग्स को। कोई कंफ्यूजन? क्वेश्चन जैसा हो, फोकस होता है क्वेश्चन में। ह्यूमन मिस्टेक क्या होती है? जल्दबाजी में क्वेश्चन को गलत करना। अगर क्वेश्चन है कि बंगाल का गवर्नर कौन है बेटा, रख दीजिएगा, अभी देखते हैं। बंगाल का गवर्नर कौन है फर्स्ट? तो लॉर्ड क्लाइव। और बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन है? तो वॉरेन हेस्टिंग्स है बेटा। कौन होंगे? वॉरेन हेस्टिंग्स बनेंगे। क्लियर यहां तक? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बेटा जो बंगाल, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, तो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अंडर में लाया गया। और बंगाल प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर होते थे अब उन्हें गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। किसे बनाया गया? वॉरेन हेस्टिंग्स को बना दिया गया बेटा। दूसरा, जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे बेटा, इनकी हेल्प करने के लिए, किसकी हेल्प के लिए? गवर्नर जनरल की हेल्प करने के लिए 4 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई गई। कितने मेंबर्स की? 4 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई गई बेटा, जिसे हम लोग कहते हैं BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी, कार्यकारी परिषद। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद बनाई गई, जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी कहा गया। इसका काम क्या होगा? गवर्नर जनरल की हेल्प करना। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की हेल्प के लिए 4 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई गई, जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी कहा गया, जिसका काम गवर्नर जनरल के कार्यों में उन्हें एडवाइस देना या सलाह सहायता या परामर्श देने का काम करेंगे बेटा। तो 4 मेंबर्स की एक डायरेक्टरी तैयार हो गई। तीसरा काम बेटा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही इंडिया में सुप्रीम कोर्ट को एस्टेब्लिश किया गया बेटा। किसकी स्थापना की गई? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। याद रखना, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इंडिया में 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई बेटा। ये क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम में बना है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई, किस ईयर में हुई? 1774 में हुई बेटा। जब सुप्रीम कोर्ट बनेगा तो बेटा इसमें चीफ जस्टिस भी होगा, मुख्य न्यायाधीश भी तो अपॉइंट किए जाएंगे। तो याद रखिएगा, जो फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट बना, कहां पर बना होगा? बंगाल यानी कोलकाता बेटा। कहां पर? बंगाल यानी
कोलकाता, कोलकाता या बंगाल एक ही बात है, क्योंकि कैपिटल क्या हुआ करती थी, कोलकाता कैपिटल हुआ करती थी। और इस समय सामान्यतः एलिजा, JH, एलिजा इम्पे, IMPEY, इम्पे, याद रखना एलिजा इम्पे फर्स्ट जो चीफ जस्टिस होंगे बेटा सुप्रीम कोर्ट के, ए ब्रिटिशिस्ट थे एलिजा इम्पे, जिन्हें सामान्यतः 1774 में सुप्रीम कोर्ट का पहला मुख्य न्यायाधीश बनाया गया, चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया बेटा। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अकॉर्डिंग कोलकाता में 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। सुप्रीम कोर्ट के फर्स्ट चीफ जस्टिस जो हुआ करते थे उन्हें एलिजा इम्पे के नाम से जाना जाता है। कौन हुए? एलिजा इम्पे हुए बेटा। और साथ ही साथ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन बेटा, केंद्रीय प्रशासन की स्थापना की गई। अब जो ब्रिटिश कंपनी है वो कहां से कंट्रोल करेगी अपनी सभी चीजों को? बंगाल से। और बंगाल से करेगा तो हम इसे क्या कह सकते हैं? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव, या हम कह सकते हैं केंद्रीय प्रशासन बेटा। क्या कहेंगे? केंद्रीय प्रशासन। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव जो है या एडमिनिस्ट्रेशन जो है बेटा, उसकी स्टार्टिंग इंडिया में किस एक्ट के तहत की गई थी? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इसकी शुरुआत हुई थी बेटा। सर अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा? अब वो यहां से फिर सीखिएगा बेटा। तो सबसे पहला कंपनी एक्ट, तो फर्स्ट एक्ट बना 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बेटा। पहला किस ईयर में आया? तो 1773 में आया। रेगुलेटिंग एक्ट में कौन कौन से प्रोविजंस हुआ करते थे, प्रावधान हुआ करते थे? तो सबसे पहले हम कहेंगे कि सामान्यतः जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, तो इन दोनों को सामान्यतः हम बंगाल प्रेसिडेंसी के अंडर में लेकर आए, कंट्रोल में लेकर आए। दूसरा, जो बंगाल का गवर्नर हुआ करता था अब उसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स को बनाया गया बेटा। और सामान्यतः गवर्नर जनरल की हेल्प करने के लिए 4 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई गई, जिसे हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी के नाम से जान सकते हैं। तीसरा हम यहां पर कह सकते हैं बेटा कि सामान्यतः 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही बेटा सामान्यतः सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव की स्थापना की गई। फोर्थ हम कह सकते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अकॉर्डिंग ही 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट को एस्टेब्लिश किया गया, जिसके फर्स्ट चीफ जस्टिस एलिजा इम्पे को बनाया गया बेटा। फैक्ट तो बहुत है लेकिन हमारे लिए जितना सफिशिएंट है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन है बेटा, वही कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्यून्स के एग्जाम के लिए और वही कॉन्स्टिट्यूशन बेटा यूपीएससी क्रैक करने के लिए पढ़ना होता है। ना तो हम उसे बहुत कम रख सकते हैं, ना ही यूपीएससी का लेवल लेके चल सकते हैं। हाँ, हमारे एग्जाम के अकॉर्डिंग, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम जिसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, बस उसमें क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए। याद हो गया? पक्का? पूछ लूं? अरे आंसर आए नहीं आए फर्क नहीं पड़ता बेटा, गलत होने दीजिएगा पर बोलना सीखिएगा। सबसे पहला फर्स्ट कंपनी एक्ट कौन सा है? रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट किस ईयर में आया? 1773 में बेटा। क्लियर यहां तक? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पहले इंडिया में कितनी प्रेसिडेंसी थी? कौन कौन सी? बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। जो बंगाल और बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी थी, अब वो किसके अंडर में काम करेंगी? बंगाल। सामान्यतः बंगाल का फर्स्ट गवर्नर कौन था? लॉर्ड क्लाइव। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को अब क्या कहा जाने लगा? गवर्नर जनरल। और बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन बना बेटा? वॉरेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। क्लियर यहां तक? और इसकी गवर्नर जनरल की हेल्प के लिए कितने मेंबर्स की कमेटी बनी? 4 मेंबर्स की, जिसे क्या नाम दे दिया हमने? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कह दिया, कार्यकारी परिषद जिसे कहा जाता है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई बेटा? केंद्रीय प्रशासन रेगुलेटिंग एक्ट। ईयर वही रहेगा, चेंज तो होगा नहीं। और फोर्थ क्वेश्चन बेटा, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट को कब स्थापित किया गया? 1774, 1774। कहां पर? कोलकाता, बंगाल में बेटा, कोलकाता में बना था। क्लियर यहां तक? और इसके फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे? एलिजा एम्पे। क्लियर? गुड। समझ में आया ना? कोई डाउट तो नहीं? पढ़ने में कुछ नहीं है बेटा, मजेदार है, बस उसे देखिएगा। अगर हमें सीखना है तो इंटरेस्ट के साथ बैठना होता है।
और केवल हमें यह है कि नहीं नहीं यार चल रहा है, देख लेंगे बाद में। आज तक हम कुछ नहीं देख पाए। कई बार हम एग्जाम देने जाते हैं और एग्जाम में जब हम डिमोटिवेट हो रहे होते हैं तो उस समय मन में क्या आता है, यार जो होगा देखा जाएगा। कई बार सोचा है ऐसा, सर आज तक क्या देखा है कोई मुझे बताएगा? कुछ नहीं भाई, जो होगा वो देखा जाएगा। सर दो ही चीजें होती हैं, अगर हम पास नहीं हुए तो यकीनन फेल होने से हमें कोई नहीं रोक सकता। लोग कहते हैं कि फेल होने से डरो, नहीं बेटा, डरना है तो पास होने से डरिएगा। जो पहले से सत्य है उससे क्या डरना है यार। भाई अगर मैं पास नहीं हुआ तो मैं क्या हूं, अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो मैं क्या हूं, वो कोई मेरा रिजल्ट है क्या? फेल तो पहले से ही डिक्लेयर हो चुका है। अगर मैं फेल को ही खत्म कर दूं तो मेरे पास सिंगल एक ऑप्शन रह जाएगा, पास होने का। और जब मेरे पास एक ही ऑप्शन होगा तो इसका मतलब है कि केवल मेरे पास सक्सेस होगी, फेल्यूर हो ही नहीं सकता। सबसे पहले तो फेल शब्द को खत्म करना होगा। डरना फेल होने से नहीं है, पास होने से डरना है, क्योंकि जो चीज पहले से क्लियर है उससे क्या डरना। क्या हम मृत्यु से डरते हैं? वो तो ट्रू है, सत्य है, जो आया है सो, उसमें क्या डरना यार। लेकिन क्या हम ये सोचते हैं कि यार डेथ होना है 60 साल 80 साल 100 साल के बाद? नहीं यार, मरना तो सभी को, हम कुछ नहीं करेंगे। क्या हम काम करना बंद कर देते हैं दोस्त? नहीं करते ना। सबको पता है कि हम जाएंगे, लेकिन फिर भी हम अपनी लाइफ में बहुत सारी ग्रो करना चाहते हैं, बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को, जीवन शैली को बदलना चाहते हैं। कुछ भी कर लें, लास्ट में तो ट्रू जो है बेटा वो रहेगा ही। यानी हम सभी को इस दुनिया से, तो क्या हम ये सोचकर बैठ जाए यार मरना है हम नहीं पढ़ेंगे भाड़ में जाने, तो मरना तो है ही एक दिन, नहीं। तो इसीलिए कहते हैं कि फेल होने से क्या डरना, जो पहले से सत्य है डर बनाइएगा, पास होने का ऑप्शन रखिएगा। केवल एक और एक ऑप्शन है, वो है पास बेटा, फेल तो ऑप्शन है ही नहीं। हम कभी मृत्यु को ऑप्शन बनाते ही नहीं है बेटा, जिंदगी के लिए ऑप्शन ढूंढते हैं हर समय। मुझे ये करना है, मुझे इसे अचीव करना है। नहीं सर, मैं अभी एक है कि मेरा टारगेट तो यूपीएससी में सिलेक्ट होना है। किसमें सिलेक्ट होना है? यूपीएससी में। लेकिन सर मैं यूपीएससी में सिलेक्ट होने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना होगा? सर मैं सोच रहा हूं कि पहले यूपीएससी में बाद में सिलेक्ट होऊंगा, पहले मैं एसएससी से एक एग्जाम क्रैक कर लेता हूं और उसके बाद फिर मैं यूपीएससी को क्रैक करके ही मानूंगा। सर अभी मैं 17-18 साल का हूं। सर टारगेट तो आपने कलेक्टर बनने का रखा है, जबकि ये पता है कि मृत्यु सत्य है, फिर कलेक्टर क्यों बनना? तो ऐसे ही मानो ना कि फेल होना तो सत्य है, होना क्या है हमें बेटा? तो फिर हमारे पास ऑप्शन कितने हैं? और जब एक ही ऑप्शन होता है तो प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाती है बेटा। 1773 में कोई प्रॉब्लम? क्लियर? अगला देखेंगे एक और बेटा। अगला है एक्ट ऑफ सेटलमेंट बेटा, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। आखिरकार एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्या है और इसे क्यों लाना पड़ा बेटा? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था 1779 में, 1779। ये डेट बहुत याद रखना है बेटा कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब हुआ, कब आया? 1779, 1779 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट को लेकर आए बेटा। अब बात होती है कि सर सेटलमेंट एक्ट क्यों लाना पड़ा? तो सेटलमेंट एक्ट के लिए एक प्रॉब्लम थी कि जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है बेटा, उसमें कोई फॉल्ट या कुछ कमियां जो रह गई थी, उन कमियों को दूर करने के लिए बेटा, उन कमियों को अलग करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाना पड़ा हम लोगों को। क्या लेकर आना पड़ा? एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाना पड़ा। जो कमियां या जो गलतियां रह गई थी उन्हें खत्म करना था। अब गलतियां क्या थी, उन्हें खत्म करना। तो बेटा एक्ट ऑफ सेटलमेंट में दो ही पॉइंटों पर हम बात कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट था बेटा, सुप्रीम कोर्ट के अंडर में जो रेवेन्यू प्राप्त करते थे, जो राजस्व वसूला जाता था बेटा, हमने उस रेवेन्यू को अलग कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट का कंट्रोल रेवेन्यू के ऊपर नहीं होगा, यानी ब्रिटिश कंपनी को राजस्व वसूल करते समय सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत रखा नहीं जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट से हमने किसे अलग कर दिया? राजस्व को अलग कर दिया बेटा। दूसरा, हमने जो कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था, कंपनी का जो शासन था या कंपनी के जो कार्यकारी परिषद या अधिकार क्षेत्र थे, तो उसके कुछ अधिकार जो थे, जो कुछ राइट्स थे बेटा, जो गवर्नर के राइट्स थे, उन्हें भी हमने सुप्रीम कोर्ट के दायरे से बाहर कर दिया। होता क्या है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में होगा तो उस पर कंट्रोल कौन करेगा? बार बार सुप्रीम कोर्ट करेगा, और सुप्रीम कोर्ट यदि कंट्रोल करेगा तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ प्रॉब्लम तो होने वाली है बेटा।
तो इस सेटलमेंट का मीनिंग यही था बेटा कि 70, अगर कभी क्वेश्चन आएगा तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें जो कुछ क्लियर नहीं था या कुछ फॉल्ट रह गए थे या कुछ डैमेज चीजें थी, उन चीजों को खत्म करने के लिए, नए सिरे से उस एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए बेटा हम सेटलमेंट एक्ट 1779 लेकर आए हैं बेटा। सेटलमेंट एक्ट केवल ईयर याद रखना है, और किसकी कमियों को दूर करने के लिए था, तो रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए सेटलमेंट एक्ट की शुरुआत की गई थी बेटा। थर्ड हमारे पास एक्ट बनेगा बेटा जिसे हम लोग कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1781। पिट्स इंडिया एक्ट 1781। सर इसका नाम, पहले तो यही क्वेश्चन बन गया है बेटा कि सर इसे पिट्स इंडिया क्यों कहा गया। सर इसे प्रेजेंट करने वाले, इसे देने वाले पिट्स नाम दिया गया था क्योंकि इस समय जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे बेटा उनका नाम था विलियम पिट। क्या नाम था? जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था विलियम पिट, और विलियम पिट के द्वारा ही इसे प्रेजेंट किया गया था, इसीलिए हमने इस एक्ट का नाम रख दिया पिट्स इंडिया एक्ट। किसके नाम पर पड़ा है? तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट के नाम पर इस एक्ट का नाम पड़ा है बेटा, जिसे हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? पिट्स इंडिया एक्ट। किस ईयर में आया है? 1781 में आया है। क्लियर? क्या है इसका प्रोविजन? तो कल हम इसके आगे से देखिएगा। होना तो बहुत कुछ था लेकिन फर्स्ट क्लास थी, जहां तक पहुंचना था वहां तक नहीं पहुंच पाए आज। हाँ, इसमें बेटा 10-10 क्वेश्चन हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि अभी हमने जितना पढ़ा है कम से कम आप इसके 3-3, 4-4 क्वेश्चन तो सॉल्व कर सको। इसे फेंकना नहीं है, कल फिर लेकर आना है। जो पढ़ा है बेटा हमने उसके अंदर कौन कौन सा क्वेश्चन आपसे बन सकता है अभी। ये अपने पास ही रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा बेटा, इसमें सॉल्व करने से पहले एक बार और सुन लीजिएगा। जैसे इसमें केवल 10 क्वेश्चंस हैं, हमें वैसे तो टारगेट था कि हम इतना पढ़ेंगे कि हम 10 क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर सकें, लेकिन बेसिक क्लासेस की वजह से कम इसमें स्टार्टिंग के 3, 4, 5 क्वेश्चन तक आप पहुंचे। कल फिर से इस पेजेस को लेकर आएंगे। साथ में कल हम जब आगे के एक्ट पढ़ेंगे तो बस इसमें ये देखा जाता है कि बेटा क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्या हमने जो पढ़ा है उससे हम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर कर सकते हैं तो इसका मतलब हमने जो पढ़ा है वो समझ में आ रहा है, और नहीं कर पाए तो पहले और समझने का प्रयास करेंगे, और फिर भी नहीं कर पाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम फेल शब्द को तो लाइफ में जोड़ ही नहीं सकते बेटा। रखा नहीं, सॉल्व करो उसे। क्वेश्चन पढ़िएगा, 1-2 जो भी अभी कर सकते हैं उतना कीजिएगा बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन बन गया होगा। क्या आंसर होगा बेटा फर्स्ट का? सीधा सीधा उसमें पूछा गया है बंगाल का गवर्नर जनरल बेटा। गवर्नर की बात नहीं की, गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल का पद किस समय आया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। सेकंड क्वेश्चन क्या है, पढ़ो। Which of the following acts provided for the establishment of the Supreme Court in कोलकाता बेटा। अब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कोलकाता में किस एक्ट के तहत हुई है? तो भाई आंसर क्या हो जाएगा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। सेकंड वाला। थर्ड वाला क्या है? अंडर विच एक्ट वाज द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एस्टेब्लिश बेटा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत? बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्लियर हो रहा है ना? 4 मेंबर्स कमेटी, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बेटा। अब जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है बेटा उसके लिए हम लोगों को पहले कुछ और एक्ट पढ़ना पड़ेंगे, इसके अलावा और देखिएगा जो 1773 से कनेक्ट हो बेटा, ऐसा कोई दूसरा क्वेश्चन। नाइन्थ वाला है, एक सेकंड देखते हैं बेटा। किस एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर भारत के गवर्नर जनरल के रूप में? ना बेटा, नाइन्थ वाला नहीं है। अब क्वेश्चन अभी थर्ड वाला मैं सिखाऊंगा, देखो ध्यान से पढ़िएगा उससे। Why which on the following acts
द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज डिसाइडेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। बेटा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल, समझ रहे हैं ना। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटा चार्टर एक्ट 1833, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत अब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा, तो वो आगे आ जाएगा। ये 3 बन गया ना, तो कल हम इसे आगे पढ़ेंगे। समझ में आया? कोई डाउट? टॉपिक छोड़िएगा, भाषा समझ में आई कि नहीं बेटा, बस इतनी सी बात होगी। लड़के समझ में आ रही है? चलिएगा, तो ये तो आज की बात हो गई। अब 2 मिनट हम अपनी बात कर लेते हैं। क्या नाम है दोस्त? कहां से हो करो? हाँ, जलालपुर पास में ही पड़ता है, हमारे आनंद हॉस्पिटल के पास पे। बहुत बढ़िया, समझ में आया। क्या नाम है दोस्त? कहाँ से हो गौतम? प्रॉपर दतिया से नहीं हो आप? कहाँ रहते हो? दतिया में कहाँ? हाँ फिर ठीक है, बहुत अच्छा सर, 1 मिनट बस। क्या नाम है आपका? सुमित। आप कहाँ से हो सुमित? प्रॉपर दतिया से। ये तो पुराना। अभिषेक, तुम कहाँ से हो अभिषेक? प्रॉपर सबलगढ़ से हो। अच्छे प्रताप, कहाँ से हो अच्छे? अच्छा हजीरा से। दीपेश, कहाँ से हो दीपेश? मुरैना। कहाँ से हो दीपक? अच्छा कोटेश्वर से। आप कहाँ से हो दोस्त? प्रॉपर कैलारस से। बहुत बढ़िया। तो हाँ, पहाड़गढ़ बहुत अच्छे अच्छे गांव हैं। पहाड़गढ़ है, उचार है, अजाट है, सेमई है, बहुत प्यारा एरिया है। क्या यहाँ के एक टीचर हैं, उनका बेटा जो है बेटा, वो हमारे नॉर्थ एमपी का सिंगल साइंटिस्ट है। आप शायद जानते भी होंगे बेटा, नाम है संदीप धाकड़। माखन सिंह धाकड़ सर का बेटा, जो मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाते हैं कैलारस में, उचाड़ गांव के रहने वाले हैं। सिंगल साइंटिस्ट है, इसलिए नहीं कह रहा हूं उनका नाम, इसलिए ले रहा हूं क्योंकि बेटा उनका ऐसा नॉर्थ एमपी से अकेला साइंटिस्ट हमारे एमपी का उनका बेटा है, जो कैलारस का रहने वाला है। क्या नाम है दोस्त? कहां से हो पाठक जी? बहुड़ापुर से। सिद्धि के साथ आते हैं कंपूस से, बहुत बढ़िया। प्रॉपर मुरैना से हो बेटा। आप कहाँ से हो बेटा? आप कहाँ से हो? नाका चंद्रवर्णी, हाँ, गली नंबर 4 5 6 7 ऐसे है ना उधर। हाँ बहुत बढ़िया, चलेगा। तो ये देखिएगा, अब भले ही आपके नाम याद ना रहे, कोई बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन पूछते रहिएगा बेटा। डाउट हो बिल्कुल पूछेगा। समझ में आया? क्यों दोस्त? मस्त रहना, खुश रहना, प्रेशर में रहोगे सब खत्म हो जाएगा बेटा। क्लास को मजे लो, पढ़ाई